अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों में सुधार और पारदर्शिता से संपत्तियों के पंजीकरण पारदर्शिता प्रबंधन के लिए 6 जून 2025 में वक्फ पोर्टल का निर्माण किया गया। लेकिन अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियों को दबाने व पोर्टल पर दर्ज न कराने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जिस पर अवैध रूप से संपत्तियों को दबाने वालों को सावधान करते हुए प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि ऐसे लोगों पर शीघ्र ही वक्फ बोर्ड कार्रवाई करने जा रहा है। साथ ही किसी भी श्रेणी का व्यक्ति या कमेटी अगर अपनी वक्फ की संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज नहीं कराता है तो उन लोगों को वक्फ माफिया का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी का मत है कि गलत को छोड़ना नहीं है, तो उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यदि इन संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता है तो इससे भारी नुकसान वक्फ समाज और कौम को हो सकता है, जिससे सभी को बचने की भी आवश्यकता है। शक नहीं है, लगातार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते आए हैं। आज भी हम देखते हैं कि वक्फ माफिया सक्रिय है, लेकिन वक्फ माफिया कई बार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगा कि ये शायद पुराना वक्फ है जिसमें आप कब्जे भी करते रहें, इंक्रोचमेंट करते रहें, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो इसे लूटता रहे और कोई देखेगा नहीं। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और एक उम्मीद जगी कि इसको नाम भी उम्मीद दिया गया, और उस उम्मीद के ऊपर अब तमाम वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो दर्ज की जा रही है, ऑनलाइन सबको पता चलेगा वक्फ की संपत्तियां कहाँ हैं। ना वक्फ की ज्यादतियों के ऊपर भी एक तरह से लगाम लगी है। जो वक्फ ज्यादती करता था किसी भी संपत्ति को अपनी बता देता था, और अब वक्फ की संपत्ति को भी कोई अपनी नहीं बता पाएगा। वक्फ की संपत्ति का जो डिटेल्स है वो ऑनलाइन सबके सामने होंगी। उपनल कर्मियों के धरने को करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। ऐसे में जहां वे अपनी मांगें, जिसमें नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन शामिल हैं, को लेकर पूरा करने की सरकार से गुहार कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों का भी उनके पूरा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने उपनल कर्मियों के आंदोलनों को लेकर कहा कि राज्य के सभी विभागों की लाइफलाइन संविदा कर्मी है और वे कम वेतन में भी विभाग से अधिक दक्षता के साथ कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी वे मांगे जो न्यायालय में भी मान चुका है, सरकार का न मानना उनका शोषण करना है। उत्तराखंड क्रांति दल इस चीज़ को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से देख रहा है, क्योंकि स्थिति ऐसी है जब माननीय न्यायालय के आदेश सरकार को आ चुके हैं कि इनको अतिशीघ्र या तो वर्ग के हिसाब से पे दी जाए, समान कार्य समान वेतन, नहीं तो इनका नियमितीकरण का तो बहुत पहले ही से आदेश आ चुका है। उसके बावजूद भी जो उत्तराखंड सरकार है ये इसको नहीं कर रही है। सरकार अगर इनके साथ इस प्रकार का रुख अपना रही है और खासकर एस्मा लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या अपनी मांगों के लिए जब कोर्ट से भी ये लोग जीत चुके हैं, माननीय न्यायालय ने भी इनके पक्ष में भी बात की है, तब भी सरकार न करे और अपने मांगों के लिए कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद इस प्रकार के कानूनों को लगाकर इन्हें डराना और मजबूर करना कि ये वापस कार्य पर जाए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुनिकीरेती कोडियाला इको टूरिज्म जोन में जल्द ही करीब 250 नए राफ्टिंग राइड अपनी सेवाएं देंगे। इनमें 4 महिला गाइड भी शामिल हो सकती है। उम्मीद है कि नए गाइड राफ्टिंग इंडस्ट्री के व्यवसाय को बढ़ाने में अपनी अहम भागीदारी निभाएंगे। पर्यटन अधिकारी जसपाल चौहान के मुताबिक मुनिकीरेती इको टूरिज्म जोन में 703 गाइड रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मौके पर केवल 502 गाइड ही वेरीफाई हुए हैं। ये संख्या कम होने के बाद नए राफ्टिंग गाइड को लाइसेंस जारी करने का निर्णय उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने लिया है। ये जानकारी मिलते ही 502 युवाओं ने राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। आवेदन मिलने के बाद पहले फेज में मेडिकल स्विमिंग का टेस्ट देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में लिया गया, जिसमें 284 आवेदक ही क्वालिफाई हुए। इन आवेदकों ने दूसरे फेज के तहत गंगा में टेस्ट दिया, जिनका परिणाम आना अभी बाकी है। परिणाम आते ही दूसरा टेस्ट क्वालिफाई करने वाले युवाओं को राफ्टिंग गाइड का लाइसेंस जारी किया जाएगा और उनको एक प्रशिक्षण भी देने का काम किया जाएगा। इन गाइडों में 4 महिला गाइड भी टेस्ट परिणाम का इंतजार कर रही हैं। चला गया वो सरल तरीका है ऐसे। पीछे चलो, पीछे
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। पूंजापुरी हिंडोला खाल के पास एक यात्री बस लगभग 70 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 28 यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ और सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर 5 रेस्क्यू टीमें त्वरित गति से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। वहीं इस मामले पर देहरादून के एसएसपी व प्रभारी आईजी गढ़वाल अजय सिंह ने कहा कि श्रद्धालु दर्शन के लिए पूंजापुरी मंदिर जा रहे थे और प्रत्यक्षदर्शियों के साथ घायलों का कहना है कि बस में तकनीकी खराबी होने के कारण ब्रेक नहीं लग पाए और बस खाई में गिर गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बस खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हुई और 22 लोग घायल हैं, जिसमें से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों में से 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर है। दयानंद आश्रम में कुछ लोग अपना यहाँ पे कैंप के लिए आए थे और 2 बसेस जो हैं वो दयानंद आश्रम से लगभग 40 पैसेंजर्स को लेके कुंजापुरी दर्शन के लिए आई थी। दर्शन उपरांत कुछ लोग बस में थे, कुछ लोग फोटो के लिए और कुछ लोग इधर उधर थे। तो बस का ब्रेक फेल हुआ जैसे उसने स्टार्ट किया और वो तुरंत वहाँ पे जाके क्रैश बैरियर से टकराते हुए खाई में गिर गई। एक अच्छी चीज़ थी कि क्रैश बैरियर क्योंकि था तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, बट गया तो वहाँ पे स्थानीय लोगों और जो भी फिर प्रशासन की टीम पहुंची, सब लोगों ने मिलजुल के लोगों को रेस्क्यू करा। जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत एक श्रद्धालुओं की गाड़ी जो मुनिकीर्ति के एक आश्रम में रुके थे, आज दर्शन हेतु जा रहे थे, जहां पर हमारा फेमस कुंजापुरी मंदिर भी है। दर्शन उपरांत जैसा प्रत्यक्षदर्शियों और जो इंजर्ड है उनके द्वारा पता चला कि कहीं टेक्निकल फॉल्ट के कारण बस पर नियंत्रण नहीं रहा और ब्रेक्स नहीं लग पाए। जो अभी तक की जानकारी के अनुसार बस के खाई में गिरने के कारण जो है वहाँ 5 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तत्काल सूचना पर टिहरी पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। उसमें 22 लोग को जो है मामूली जो इंजर्ड थे उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया। इसमें 2 से 3 लोग की थोड़ी गंभीर स्थिति चोटें लगी हैं, बाकी सब सामान्य। जो किन कारणों से ये हादसा हुआ था इसकी भी एक जॉइंट रिपोर्ट के लिए कमेटी गठित करके उसमें उसको देखा जाएगा कि हादसे के कारण क्या थे। बहुत ही दुखद घटना घटी है। आज विभिन्न प्रांतों के लोग जो रात को ये परमार्थ निकेतन में रुके थे और सुबह माँ कुंजापुरी के दर्शन करने के लिए ये 30 की 35 श्रद्धालु जो है 2 बसों से सवार होकर जो है माँ कुंजापुरी के दर्शन करने आए थे। और दर्शन करने के बाद जो है एक बस वो बेकाबू हुई, क्या हुई अभी पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन वो गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे 13 लोगों को तो अभी यहाँ सुमन चिकित्सालय नयन नगर में लाया गया है और इसमें जो 4-5 गंभीर घायल थे उनको हायर सेंटर जो है रेफ़र कर दिया गया है। और बेहद दुखी मन से हमको सूचना ये भी मिली है कि इसमें जो है 4 महिलाएं और 1 पुरुष जो है उनकी मृत्यु हो गई है। पछुआ दून क्षेत्र में शक्तिनगर किनारे सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरजा हुआ है। करीब 11 हेक्टेयर ऊर्जा विभाग की भूमि पर 111 परिवार अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए थे। ऊर्जा विभाग और प्रशासन की टीम ने भारी फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, जो रविवार को 60 भवनों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण अभियान में एक बड़ा मदरसा भी अतिक्रमण हटाओ अभियान में ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए इस मदरसे को पिछली बार कमेटी द्वारा आग्रह करने पर स्वयं हटाने के लिए समय दे दिया गया था, किंतु 2 साल बाद भी इस मदरसे पर ऊंची मीनारें बनाकर मस्जिद का रूप दिए जाने लगा था। प्रशासन की टीम ने इसे भी ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग एकत्र हुए और उन्होंने इस कार्रवाई पर रोड़े अटकाने की कोशिश की, जिसे पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर दिया। रुड़की के मैंगलोर के टांडा बनेरा जाने वाले 2 मार्गों पर अतिक्रमण के कारण जाम लगने की समस्या ने उस वक्त गंभीर रूप ले लिया जब गांव में जा रहे कुछ मेहमानों से मंगलौर के लोगों से कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि आज कई गांवों के ग्रामीण इकट्ठा होकर कोतवाली मंगलौर पहुंचे, जिसके चलते मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी कोतवाली पहुंचे और मामले में दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति न होने की बात कही। जिसके बाद मंगलौर पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मंगलौर पुलिस चौकी से लेकर मलकपुरा मेन बाजार में गश्त कर सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी अतिक्रमण किया गया तो किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये था कि हमने अब से 10-12 दिन पहले कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें 8 गांव के प्रधान थे, प्रतिनिधि, तो हमने एक समस्या बताई थी कोतवाल साहब को। मैंने कहा कोतवाल साहब ऐसा है, हमारे गांव का जो रास्ता है यही एक रास्ता है, इधर दो हाँ यही एक रास्ता है हमारे गाँव का, जो टांडा बनेरा अकबरपुर घोसीपुरा सिक्कर गोपालपुर 8 गाँव पड़ते इस रास्ते में। इसके अलावा कोई और रास्ता इसमें यहाँ पे है नहीं। एक बाजार का रास्ता है जो मान लो किले में को होता हुआ निकलता है, एक मलकपुरे का रास्ता है, एक लालबड़े का। इन्हीं रास्तों पर यहाँ से जितने भी मंगलौर के ठेली में लग है, ये ठेली बाजार लगा रखा है इन्होंने। अतिक्रमण इतना कर लिया कि बीचों बीच रोड पे अपना सामान धर कर बैठ गए। अगर कोई भी आदमी निकलता है
तो उनके साथ बदतमीजी गाली गलौज करते हैं। ये बोलते हैं कि ये रास्ता है नहीं, जब वो रास्ता नहीं तो फिर हमारा रास्ता कहाँ पे है। तो हमने यहाँ से जो है ना कोतवाल साहब को इस विषय में एक प्रार्थना पत्र दिया था। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया था। कोतवाल साहब ने जो है ना उस टाइम पे वहाँ पुलिस भेजी भी थी। उस टाइम वहां से मैं थोड़ा थोड़ा उठा कर भागे थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे बिल्कुल भी। कल हमारे यहाँ मेहमान है, मेहमान के आने के बाद ना उनके साथ में इतनी बदतमीजी करी, इतना अत्याचार उन्होंने करा, क्योंकि उनका कुछ सामान वहां रखा तो उन्होंने कहा भाई हटा लो, हमें निकलने दो। लेकिन उनके साथ में गाली गलौज करी, मारपीट करी, और लेडीज थी उसमें लेडीज के साथ में बदतमीजी करी। इसी चीज को लेकर सभी गांव वाले अकबरपुर के, घोसीपुरे के आए दिन इनके साथ यही बदतमीजी करते हैं। तो सभी लोगों में इस चीज को लेकर बहुत आक्रोश है। और वह आने के कोतवाली में कोतवाल साहब के सामने बात रखी। अभी भी कोतवाल साहब ने इस चीज को लेकर आश्वासन दिया और इसमें अभी जो है जितनी भी जल्दी हो सके इसमें कार्रवाई करें। कोतवाल आश्वासन पर ही हम लोग फिर अपने घर जा रहे हैं। और मान लो कोतवाल साहब को इस चीज को हम धन्यवाद करते कि इस चीज में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। गाँव वालों को किस तरह की दिक्कत है? गांव वालों को सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हमारे पास 5-6-7 गांव है, जैसा अकबरपुर, नाथोकेडी, मुरलाना, गोसीपुरा, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए रास्ता एक ये मंगलौर का ही है। अगर हमारे गांव के किसान गन्ना लेके आते हैं, जरा सा किसी को गन्ना लग जा तो 50-50 हजार रुपए भी ये लोग तारते हैं, यहाँ से लेते हैं। और हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रास्ते में कोई बीमार हो जा और अगर लेने के लिए आ जा, कोई ठेली वालों का क्या मामला है यहाँ बीच में सड़क पे खड़े करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों खड़ी करवा रहे? अभी हमने 8-7 दिन पहले 8-10 गांव के प्रधानों की, और ये हमने थाने में इंस्पेक्टर साहब को भी दी, और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी सभी को हमने ये स्पीड पोस्ट कर रखी। एक दिन इंस्पेक्टर साहब ने ये हटवा दिया, उन्होंने करा, अगले दिन उन्होंने फिर लगा ली। वह चेयरमैन साहब के पास गए होंगे, वो कह रहे कि हमारी तो चेयरमैन साहब से बात हो गई, हम तो ही करेंगे। तो हम लोग पीड़ित हैं ना, हमारा किसी से कोई विशेष झगड़ा, ना कोई हमारी इनसे कोई वो है। बाकी रात हमारे गांव में एक ईगरी सहारनपुर से भात देने के लिए आए थे, तो रास्ते में मलकपुरे में यहाँ से उनको पीटा गया बहुत जबरदस्त। तो ये कौन सा तरीका है जी? ऐसे तो कोई जानवरों के साथ नहीं करता। चाहते हैं आप? हम तो इस पे इंसाफ चाहते हैं, और सबसे मेन चीज ये चाहते हैं कि जो मंगलौर चौकी से और हमारा गांव का पूरा रास्ते में कहीं ठेली खड़ी ना हो। ई रिक्शे का एक रूट ऐसा बने जो मतलब सुबह रात के 8 बजे से और सुबह के 8 बजे तक चले, और दिन में कोई ई रिक्शा ना चले। ई रिक्शा एक पॉइंट बनाया जा, और ये ठेली जो बीच में खड़ी, तो ये खड़ी नहीं होने चाहिए। खास तौर से चंदनी की दुकान पे कोई निकलने का वो नहीं है, उनके पास कोई पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। तो जब उनकी इतनी बड़ी दुकानदारी चल रही, तो अपनी पार्किंग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वहां से कहाँ को जाएंगे लोग बाग, ये बताओ। अभी आप सब लोग कोतवाली पहुंचे थे, अभी सभी गांव अकबरपुर के, टांडा बनेड़ा के और पीछे से गांव के भी सभी यही मांग लेके आए कि हमें एक तो रास्ता खाली चाह रहा, और जिन लोगों ने रात ये बदतमीजी की है उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।